Good morning students and welcome to English Education. Today we are going to start chapter 4 of class 9th from your book Beehive, and the name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. A Truly Beautiful Mind is all about Albert Einstein, a great scientist जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं. Albert Einstein, we know him very well. इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर मूविंग ऑनवर्ड्स, इससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि यू हैव टू राइट अ बायोग्राफी अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन. ठीक है, आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक बायो स्केच लिख करके रखना है. ठीक है, नाउ विथ न्यू वन वी शैल स्टार्ट दिस चैप्टर. ध्यान से समझो, अगर कहीं समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन. So, without wasting our time, let's move on. A Truly Beautiful Mind about Albert Einstein. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seems much too large. देखो यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके मीनिंग आपको शायद जानना चाहिए. डेस्टाइन्ड मीन्स होता है फेट, किस्मत, एंड फ्रिक मीन्स होता है नॉट लाइक नॉर्मल. ठीक है, जो कि नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते हैं, उसको कहते हैं. ठीक है, तो आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था इन जर्मनी का एक शहर था उल्म. वहां पे बचपन में जब उसका जन्म हुआ तो कोई नहीं जानता था कि वो एक अच्छी किस्मत लेके पैदा हो रहा, जो कि ग्रेटनेस अपने आप को इतना फेमस कर पाएगा. ऑन कॉन्ट्ररी, इसके अपोजिट उसकी माँ जो थी वो समझती थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर जो थी वो ये समझती थी कि बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है. नॉट लाइक वो अच्छा नहीं है, थोड़ा नेगेटिव अपने बच्चों को समझती थी कि बाकी बच्चों से वो थोड़ा उल्टा है या अच्छा नहीं है. वजह ये थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का सर जो है वो बाकी बच्चों से थोड़ा बड़ा था. इट्स क्वाइट लार्जर, दैट्स व्हाई. और थोड़ा उसका बिहेवियर भी अलग था. विल स्टडी फर्दर. तो उसको लगता था कि उसका जो बेटा है वो बाकी से अलग है. एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टाइन still wasn't talking. When he was finally did learn to speak, he utters everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngsters played by himself. एल्बर्ट आइंस्टाइन जब 2.5 years के थे, जब वो 2.5 साल के थे, तब तक वो प्रॉपरली बोलना नहीं सीखे थे. और जैसे ही उसके बाद उन्होंने बोलना सीखा तो ही स्टार्ट अटरिंग मीन्स होता है स्पीकिंग. ठीक है, कहना. वो हर चीज को 2 बार बोलते थे. दैट मीन्स ही स्टैमर्स, वो हकलाते थे. तो हर चीज को वो 2 बार बोलते थे. आइंस्टाइन नहीं समझ पाते थे कि बाकी सारे बच्चों के साथ वो कैसे खेलें. उनको बाकी सारे के साथ वो नहीं मिलजुल करके रह पा रहे थे, क्योंकि इसमें थोड़ी कमी थी. दैट्स व्हाई ही सेड कि वो उतना नहीं अच्छा से रह पाएंगे उनके साथ, तो वो थोड़ा पीछे रह जाते थे. बाकी सारे जो इसके प्लेमेट्स थे, इनके साथ खेलने वाले बच्चे थे, वो उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे, क्योंकि ही डज नॉट स्पीक. आउट ऑफ शेम ही डजंट स्पीक एनीथिंग. वो ज्यादा बोलता नहीं था, खेलता नहीं था, इसलिए उसको सब ब्रदर बोरिंग कहते थे. इसीलिए बच्चा जो था वो अकेले खुद से ही खेलता था. अपने आप में ही वो खेलना शुरू कर दिया, अकेले, किसी के साथ नहीं. Much of the time he especially loved mechanical tools. So from this we can say from the childhood days he loved machines. बचपन से मच ऑफ द टाइम वो अकेले खेलते थे, और उसके अलावा वो मैकेनिकल टॉयज के साथ ज्यादा लगे रहते थे. जो मशीन वाले खिलौने होते थे उनके साथ वो ज्यादा टाइम बिताते थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उसकी इतना उसको मशीन से लगाव था कि जब उसकी नई न्यू बॉर्न सिस्टर आई, उसकी बहन आई दुनिया में, तो उसने अपनी मदर से कहा, माजा, उसकी बहन जिसका नाम माजा था. ठीक है, उसने अपनी बहन से कहा, मदर से कहा सॉरी, कि फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. ठीक है, ये मेरी बहन है पर इसके चक्के कहाँ हैं.
दैट मीन्स आइदर ही डजंट नो, उसको लग रहा था कि शायद वो एक नया खिलौना है तो उसके पास में चक्का होगा, मशीन होगी, नहीं था। और उस पे वो हो सकता है कि उसको लगता था कि सब चीज चक्के से मूव करते, तो हो सकता है इसके पास भी चक्का हो। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वो किस तरह से इसके चक्के गायब। लुक हाउ इनोसेंट ही वॉज। आगे, his headmaster once told his father that what Einstein choose as a profession would not matter because he'll never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. एक बार ऐसा हुआ था कि जब आइंस्टाइन स्कूल जाते थे तो उसके हेडमास्टर ने कहा, पता नहीं आइंस्टाइन जो है वो अपने लाइफ में क्या प्रोफेशन चुने, अपनी लाइफ में आगे क्या बड़े होकर बनना चाहे, पर इतना श्योर है कि वो जो भी चीज करेगा उसमें उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। दैट मीन्स उसके हेडमास्टर से उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट बना उसका कि वो आगे नहीं सक्सेस करेगा। दैट मीन्स ही इज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट उनके अनुसार। 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन जो थे उन्होंने वायलिन बजाना शुरू किया, वायलिन सीखना शुरू किया बजाने के लिए, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी। और वो आफ्टर सम टाइम वो एक बहुत अच्छे एमेचर बन गए। एमेचर मीन्स होता है डूइंग समथिंग फॉर द पर्सनल एंजॉयमेंट, अपने पर्सनल खुशी के लिए जब आप कुछ करते हैं, जैसे आपकी हॉबी होती है, दैट यू वॉन्ट यूज एज दैट वन एज ए प्रोफेशन, आप उसको हॉबी ही रखते हैं, तो वो उसको एमेचर कहते हैं। उसने कहा कि वो फिर एक अच्छा वायलिनिस्ट बन गया, वायलिन बजाने वाला। बट वो स्किल उसने थ्रू आउट द लाइफ अपने पास रखी, हमेशा वो वायलिन प्ले करते थे, बट यूज इट एज अ पर्सनल एंजॉयमेंट। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल स्टूडेंट को कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो एक बुरा बच्चा, बुरा स्टूडेंट नहीं था। He went to high school in Munich. वो मुनीक में, जर्मन की एक जगह थी, वहां पे अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने गया। When Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject, Einstein hated the school regimentation and often clashes with the teachers. At the age of 15, Einstein felt so shifted that he left the school for good. अब क्या हुआ, आइंस्टाइन जो थे वो एक अच्छे स्टूडेंट थे, बुरे भी नहीं थे। उन्होंने हाई स्कूल म्यूनिक में ज्वाइन किया। आइंस्टाइन की फैमिली जो थी उसको 15 महीने वहीं पे रही और उसके बाद वो चली गई वहां से, शिफ्टेड देयर समवन। और आइंस्टाइन जो थे वो वहीं रुक गए। आइंस्टाइन को हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, पर आइंस्टाइन को म्यूनिक का जो स्कूल था वो उनको पसंद नहीं आया। वहां के रेजिमेंटेशन मीन्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो उसको पसंद नहीं आया, वहां का डिसिप्लिन उसको पसंद नहीं आया। इसीलिए वो कभी कभी टीचर्स के साथ भी क्लैश कर जाता था, भिड़ जाता था। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन वॉज शिफ्टेड। वो इतना ज्यादा बोलते ना सफोकेटेड फील करना, व्हेन यू फील वेरी अनईजी, वो इतना ज्यादा उस स्कूल से सफोकेट फील किया कि ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड मीन्स विदाउट एनी गुड रीजन, ही लेफ्ट इट, वो उसको छोड़ दिया उस स्कूल को। द प्रीवियस ईयर, उसके पहले वाले साल, एल्बर्ट आइंस्टाइन्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। उसके 1 साल पहले ही उसके पेरेंट्स जो थे वो मिलान चले गए थे और अपने बेटे को उन्होंने अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया था कि वो वहीं से पढ़ाई करेगा। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, आइंस्टाइन गॉट his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. अब उसने क्या किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो रिलेटिव्स थे उनसे उनकी डिस्कशन हुई। प्रोलॉन्ग मीन्स होता है बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ। उसके बाद आइंस्टाइन ने डिसाइड किया कि ठीक है वो पढ़ाई करेंगे, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे, बट वो उस स्कूल में नहीं, दूसरे स्कूल में। फिर एक जर्मन स्पीकिंग स्कूल थी स्विट्जरलैंड में, वो वहां पे जाकर के अपनी एडमिशन करवाया और वहीं से पढ़ाई शुरू की। वो स्कूल मुनीक वाले स्कूल से ज्यादा लिबरल था। लिबरल यू ऑल नो, जहां पे ज्यादा फ्रीडम, आजादी मिलती थी।
You are free to express your wills and your ideas. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study in a University of Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to dashing young man and with the walrus mustache. अब क्या था कि एक तो आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में गिफ्टेड थे. गिफ्टेड मीन्स होता है जिसको बोलते हैं ना भगवान से वरदान मिला है. तो आइंस्टाइन का मैथ जो था वो बहुत अच्छा था और उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में भी था. बट इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि अपने स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो ज्यूरिक चले जाएंगे और वहीं से यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे. बट इस यंग मैन का, दिस डैशिंग यंग मैन, लुक ही इज अ यंग मैन आइंस्टाइन. हाउ डू ही लुक? आइंस्टाइन जो थे उनका इंटरेस्ट सिर्फ साइंस और मैथ्स में नहीं था. With a walrus mustache. It's a special kind of mustache, somewhat like this. Especially in the in the ancient time, people used to keep this sort of mustache. यही सिर्फ उनको अपील नहीं करता, यही सिर्फ चीजें उनको पसंद नहीं थी. कुछ और भी चीजें थी जो कि आइंस्टाइन को पसंद थी. और वो क्या थी? He also feel a special interest in a fellow student, Malvia Merrick, whom he found to be a clever creature. The young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistine. So those people in his family and at the university with whom he was constantly and odd. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness, wrote Einstein. How happy and proud I shall be when we both had brought our work on relativity to a victorious conclusion. सिर्फ आइंस्टाइन का इंटरेस्ट मैथ्स और साइंस में नहीं था. उनका इंटरेस्ट एक उसकी फेलो स्टूडेंट थी, क्लासमेट थी, उसके साथ था जिसका नाम मेलिबा मेरिक था. मेलिबा मेरिक जो थी वो एक सर्बियन लड़की थी. स्विट्जरलैंड, शी केम टू स्विट्जरलैंड. वो ज्यूरिक में एडमिशन लेने आई थी क्योंकि ज्यूरिक उन दिनों यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन के लिए गर्ल्स एजुकेशन वॉज नॉट प्रोमिनेंट. वहां पे प्रचलन नहीं था कि लड़कियों को एजुकेशन मिले in Switzerland also. तो कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जहां हायर एजुकेशन फॉर वुमेन was provided. तो वो वहां आई थी, ज्यूरिक में एडमिशन ली थी. शी बिलोंग्स टू साइबेरिया फॉर एजुकेशन. वहां आइंस्टाइन का मेलेवा के साथ फ्रेंडशिप हुआ. दोनों एक अच्छे एली मीन्स होता है फ्रेंड्स बन गए. और ये दोनों के फ्रेंड बनने का एक और वजह था क्योंकि दे बोथ वेयर, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है देखो, फिलिस्टाइन. Philistine means होता है one who does not like art, literature and music. आइंस्टाइन को भी म्यूजिक पसंद था, मेलेवा को भी पसंद था. तो बाकी सारे जो ऑड्स थे, मतलब बाकी सारे जो लोग थे, उन लोगों के बीच में मेलेवा और आइंस्टाइन जो था वो ऑड बन चुके थे क्योंकि उन दोनों को म्यूजिक और लिटरेचर आर्ट्स में भी इंटरेस्ट रह चुका था. लेटर दे फॉल इन लव. एंड आफ्टर दैट दे यूज टू, उन दिनों मोबाइल और टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, तो दे यूज टू एक्सचेंज द लेटर्स. एंड इन द लेटर आइंस्टाइन यूज टू राइट इन द मैथमेटिकल और फिजिकल, अपने लैंग्वेज में वो अपनी फीलिंग्स को साइंस के थ्रू एक्सप्रेस करते थे. वन ऑफ द इंस्टेंस इज गिवन हियर. हाउ हैप्पी एंड प्राउड, हम लोग कितने खुश होंगे जब हम लोग दोनों का रिलेटिविटी का फॉर्मूला एक विक्टोरियस कंक्लूजन लाएगा. दैट मीन्स when they'll marry together, they'll have a good future. He used to speak. But ऐसा हुआ या नहीं, we'll read further. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was the university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in a patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called the desk drawer at work to the Bureau of Theoretical Physics.
1900 में जब फाइनली एल्बर्ट आइंस्टाइन 21 साल के थे और उनको यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए थे, पर वो अनएम्प्लॉयड थे, उनको कहीं जॉब नहीं मिली थी। इसीलिए शुरुआत के दिनों में एक असिस्टेंट टीचर की तरह वो काम किए, प्राइवेट लेसन्स भी दिया उन्होंने, कोचिंग क्लासेस भी दी उन्होंने, और फिर फाइनली 1902 में उनको एक पेटेंट ऑफिस में जॉब मिल गया, टेक्निकल एक्सपर्ट का। पेटेंट ऑफिस क्या होता था? वैसी ऑफिस जहां पे जो बंदे, जो साइंटिस्ट लोग होते थे, अगर वो इन्वेंशंस करते थे, उस इन्वेंशंस के लिए दे यूज टू गिव रिटन नोट। वहां पे एक रिटन नोट दिया जाता था कि वो अपने इन्वेंशंस को आगे कर सकते हैं, अ रिटन राइट फॉर द न्यू इन्वेंशंस, वैसा प्रोवाइड किया जाता था। वहां पे उनको एक वहीं पे जॉब मिला था। फिर आगे चल करके वो वहां पे सिर्फ दूसरे के काम को पास नहीं कर रहे थे, उनको सिर्फ सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, रादर वो अपने भी इन्वेंशंस को सीक्रेटली वहां पे आगे बढ़ा रहे थे। इवन कभी कभी वो अपने डेस्क को, मतलब जहां पे वो काम करते थे, उसको कभी कभी मजाक से वो एक जोकिंगली कॉल डेस्क ड्रॉर भी अपने आप को कह देते थे, क्योंकि वो ड्रॉर है, डेस्क में वो दूसरों का काम करते थे पर ड्रॉर में वो अपना काम आगे कंटिन्यू करते थे। इन द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, उस ब्यूरो में वो एक उनके लिए नया डेस्क ड्रॉर नाम दिया था उन्होंने अपने टेबल को। One of the famous paper in 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Absolute means होता है measured in itself, not in relation to anything else. ठीक है? Indeed, two perfectly timed accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relatively to the other. From the followed the world's most famous formula which described the relationship between mass and energy was proven. आइंस्टाइन के 1905 में एक पेपर उसने पब्लिश किया जिसमें उसने रिलेटिविटी में एक थ्योरी दिया था। दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी ही हैज गिवन, और जो प्रूव भी किया था उन्होंने कहा था, उनका थ्योरी क्या था? इट इज क्वाइट फिजिक्स से रिलेटेड चीज है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू अ बिट। दैट इज कि अगर आप दो घड़ी को लेकर के, कहा जाता है टाइम और डिस्टेंस जो होता है वो इज नॉट एब्सोल्यूट, वो हमेशा एक जैसे नहीं होते। मेजर वो अपने आप को इटसेल्फ वो मेजर करते हैं। वो क्या कहा उन्होंने? अगर दो घड़ी को आप रखें, एक को धीरे गति वाली जगह पे जर्नी करवाओ और एक को तेज गति से फास्ट मूव करवाओ, जब दोनों क्लॉक को वापस एक जगह पे लाएंगे तो दोनों एक समय नहीं दिखाएगा। ये उनका फॉर्मूला था और उसने उसको प्रूव भी किया, जो कि अभी हम लोग मॉडर्न साइंस में रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी के रूप में पढ़ते हैं। While Einstein was solving the difficult problems in physics, his private life was also unrevealing. Albert has wanted to marry Mileva right after finishing his study, but his mother was against it. She thought Mileva was 3 years older than her son and was too old for him. He was also bothered by Mileva's intelligence. She is book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. अब जिस तरह से वो डिफिकल्टीज, फिजिक्स की डिफिकल्टीज को सॉल्व कर रहे थे, अपनी लाइफ करियर में आगे बढ़ रहे थे, उसी तरह उनका जो पर्सनल लाइफ था वो भी डिस्क्लोज हुआ, अनरिवील हुआ। और उसकी मदर के सामने ये बात आई कि आइंस्टाइन जो है वो मेलिवा से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर रिफ्यूज, उसने रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि मेलिवा जो है वो उससे 3 साल बड़ी है और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग वो ज्यादा इंटेलिजेंस दिखाना चाह रही है, इसीलिए वो उसको पसंद नहीं आई। दूसरी वजह यह भी थी कि आइंस्टाइन और वो दोनों को बुक बहुत पसंद थे। शायद उनकी मदर को ऐसा लगता था सेम प्रोफेशन डज नॉट गो थ्रू आउट द लाइफ, इसलिए उसने कहा कि वो भी उसी की तरह। इसलिए जब उसने अपनी मदर की ये बात सुनी तो आइंस्टाइन ने कहा वो शादी को छोड़ दिए, थोड़ी देर के लिए वो छोड़ दिए। बट इन 1903 जनवरी दिस पेयर फाइनली गेट मैरिड। उन लोगों ने फाइनली शादी कर ली। They had 2 sons, but a few years later the marriage flattered. Flattered means टूट जाना. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming unhappy housewife.
After few years of constant fighting, the couple finally divorced, and in 1919, Einstein married his cousin Elsa the same year. अब क्या हुआ, जब शादी हो गई तो कुछ साल तो ठीक थे, उनके 2 बेटे भी थे, बट आफ्टर मीनवाइल मेलेवा को ऐसा लग रहा था कि शादी की वजह से उसका इंटेलेक्चुअल जो करियर लाइफ है वो पीछे चलता चला जा रहा है, जिसकी वजह से शी इज नॉट बिकमिंग अ गुड हाउसवाइफ। दोनों के बीच में हमेशा कंट्रोवर्सीज चलती रही, बहस चलती रही, और यही फाइटिंग जो थी फाइनली 1919 में दे आर सेपरेटेड। ठीक है, और उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincide with his rise to world fame. उनकी शादी जैसे ही हुई आइंस्टाइन की दूसरी शादी जो उसने एल्सा के साथ की, उस शादी के साथ उनकी लाइफ जो थी, उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो थी वो भी आगे बढ़ती चली गई। ये कोइंसिडेंस था कि दोनों एक साथ बहुत अच्छी गति पकड़ ली। 1519 he had published his जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, जो कि अभी जाकर के प्रूव हुई, जिसकी वजह से आइंस्टाइन का करियर जो था वो 7वें आसमान पे पहुंच गया। जब उसने 1915 में ये थ्योरी दिया था, एंड ही हैज एन एक्लिप्स, उसने सन एक्लिप्स जो होता सूर्य ग्रहण एक बार हुआ था 1919 में, जिसने उस थ्योरी को, एल्बर्ट आइंस्टाइन की उस थ्योरी को प्रूव कर दिया था। He said he calculated जब सन एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, तो जो स्टार आपको यहां शो करेगा वो थोड़ा अपना जगह जो है वो बदल देता है। इफ द सन इज हियर, स्टार अर्थ, ये जो स्टार यहां पे है वो यहां दिखने लगेगा ड्यूरिंग एक्लिप्स। और उसने ये डिग्री भी बता दी थी, कितनी डिग्री से दिखेगा, 15 में। और ये चीज फाइनली 1919 में प्रूव हो गया था, जिसके बाद से न्यूज़पेपर में भी इस चीज को प्रूव किया, और फिर आइंस्टाइन का जो करियर था वो आगे बढ़ता चला गया। द न्यूज़पेपर प्रोग्राम हिज वर्क, न्यूज़पेपर ने उसके वर्क को, उसके उस काम को साइंटिफिक रिवोल्यूशन नाम दिया था। आइंस्टाइन रिसीव द हाईएस्ट अवार्ड, दैट इज नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। नोबेल प्राइज किसके नाम पे दिया जाता है? If you don't know, please let it know. This is a general question. That is 1895 में अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये प्राइज देना शुरू हुआ था। 1805 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ये नाम दिया था अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये प्राइज दिया जाता है। सबसे पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में पहला इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। राइट, नाउ मूविंग ऑन, ही वॉज शॉवर्ड विथ ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाउडेड बाय द प्रेस। लाउडेड मीन्स होता है प्रेज्ड, तारीफ। उसके बाद जैसे ही उनको नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद पूरी दुनिया में इनका सम्मान इज्जत बढ़ गया, और फिर ही वॉज इन्वाइटेड इन द प्रेस। प्रेस वाले भी इनको बहुत तारीफ करके इनके पेपर्स में हर दिन कुछ ना कुछ नया छपता था। When the Nazis come to power in Germany, Nazis means एडोल्फ हिटलर, नाम सुना है ना, एडोल्फ हिटलर के टाइम की बात हो रही है। जब नाजीज जर्मनी में पावरफुल हुए 1939 में, आइंस्टाइन इमिग्रेट टू यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टाइन जो थे वो अपने देश को छोड़ करके यूनाइटेड स्टेट आ गए थे। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had America physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had. Now, they were afraid from Nazis could build a use of atomic bomb. 1931 में जब एडोल्फ हिटलर आए थे, जर्मनी में अपना शासन बनाए थे, जो आइंस्टाइन थे वो यूनाइटेड स्टेट चले गए, और उन्हीं की तरह बाकी सारे भी जो फिजिक्स थे वो लोग उस शहर को छोड़ करके अमेरिका चले गए थे। दे फ्ली टू अमेरिका, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हिटलर जो है, नाजीज जो है, वो शायद इस न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि इस वक्त डिस्कवर किया गया था, न्यूक्लियर फ्यूजन जो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने में हेल्पफुल होता है, उसका डिस्कवर किया गया था। तो उसको ऐसा लगा कि शायद हिटलर उससे नया बॉम्ब बना सकता था, एटम बॉम्ब बना जा सकता था, और जिससे दुनिया को नुकसान हो सकता था। एट द अर्जिंग ऑफ
a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt in 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territories. His words did not fall to have an effect. The America developed the atomic bomb in the secret project of their own and dropped it to the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अब बाकी सारे उनके कलीग जो थे आइंस्टाइन के, उन लोगों ने उससे रिक्वेस्ट किया, अर्ज मीन्स होता रिक्वेस्ट किया कि आप इस चीज को रोकिए। तो उसने क्या किया, अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये लिख करके भेजा, रिटन नोट लिखा, फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट 2 अगस्त 1939 में उसने लेटर लिखा। उसने कहा कि एक सिंगल एटम बम जो है वो अगर पोर्ट पे भी एक्सप्लोड किया गया, विस्फोट किया गया, तो वो आसपास के, उस पोर्ट के साथ साथ आसपास के इलाकों को भी पूरी तरह से तबाह कर देगा। पर ये लेटर से प्रेसिडेंट पे कोई असर नहीं हुआ, यहां तक कि उसने उसको दूसरी तरह से लिया। अमेरिका ने खुद ही एटम बम को सीक्रेटली अपने प्रोजेक्ट से डेवलप किया, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में, तब उसने हिरोशिमा और नागासाकी में ये बॉम्ब गिराया था। इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ द बॉम्ब्स, इन लोगों ने बॉम्ब को नाम भी दिया था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ये 1945 में गिराया था, अमेरिका को मना किया गया, वो खुद ही बॉम्ब बना करके गिरा दिया। Einstein was deeply shaken by that extent of destruction. This time he wrote a public missive to United Nations in its proposed to formation of the world government. Unlike the letter of Roosevelt, this one made no impact. रॉजवेल्ट की तरह इसने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता, उसको लेटर लिखा और कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया जाए ताकि इस तरह की जो डिस्ट्रक्शन वाली चीज हो रही वो रोका जाए। पर उसी तरह यूएन को भी कोई असर नहीं हुआ उसकी बात का। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, उसके बाद से नेक्स्ट जितने भी डिकेड हुए उसमें एजिटेटिंग मीन्स एक एजेंडा के साथ जो आइंस्टाइन थे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। नाउ ही वॉज नॉट ओनली अ साइंटिस्ट, वो एक बिल्ड अप एंड स्ट्रांग हिज पॉपुलैरिटी, अपने पॉपुलैरिटी के साथ उसने कैंपेनिंग शुरू कर दी एक पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए, और वो एक पॉलिटिक्स के रूप में सामने आए। When Einstein died in 1959 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientist genius. और जब 1955 में आइंस्टाइन की मौत हुई, जब वो 76 इयर्स के थे, उनके मरने वाले दिन को, उनकी पुण्यतिथि को विजनरी डे सेलिब्रेट किया जाता है। विजनरी जिसको दूरदर्शी कहते हैं, वन हु कैन सी फार और ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल, उसको कहा जाता है जो दूरदर्शी होते हैं, उस रूप में बनाया गया। और वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज, और कहा गया कि ये एक साइंटिफिक जीनियस तो थे ही, उसके अलावा एक ये वैश्विक नागरिक भी थे क्योंकि इन्होंने हमेशा भलाई के बारे में सोचा। थ्रू दिस वी कम टू एन एंड। Hope you understood the chapter. If there is any problem, you might ask me. And children, do all the question answers given at the end of the chapter. ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन आंसर्स आखिरी में दिया है, you are going to do it. Thinking about the text is not necessary. Thinking about the text का पहला वाला it's not necessary. You can leave this one. उसके अलावा ये वाला मत करना। उसके अलावा come to the second one. From here you will continue till 7. ठीक है, और अगर जब और क्वेश्चंस की जरूरत होगी, I'll give it to you in our next video. Till then, take care. Goodbye.